क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा 46। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हो कि साल 1923 में थियोफिलस पेंटर ने लगभग 48 प्रकार के गुणसूत्र देखे? और क्या आप जानते हो कि डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, जो कि गुणसूत्रों की कमी से होती है। इसमें 21 प्रकार के गुणसूत्र आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं आपके जनकों के द्वारा। और इस बीमारी में क्या होता है कि आपकी बौद्धिक जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलवाद के बारे में। तो मैं आपका यार दोस्त आरजे, करिए फिर शुरुआत। चलो फिर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि मेंडल ने मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि मटर में 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर का पादप क्यों चुना। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शाकीय पादप। तो शाकीय पादप का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो कि कम जगह पर आसानी से उगाए जा सकते हैं। मटर भी एक प्रकार का शाकीय पादप है, क्योंकि मटर को हम एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर उसको आसानी से उगा सकते हैं और उसकी फसलें प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है एक वर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो हम एक वर्ष में आसानी से उगा सकते हैं और एक वर्ष के अंदर इसकी जो भी फसलें होती है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है द्विलिंगी पादप। ठीक है, तो द्विलिंगी पादप का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के जो पादप होते हैं ना, इस प्रकार के जो पादप या पुष्प होते हैं उनमें नर तथा मादा युग्मक जैसे कि अंडक और पुष्प केसर ये दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, और जब इनका हम परागकण कराते हैं तो हमें नई पीढ़ी प्राप्त होती है। मटर भी द्विलिंगी पादप है, क्योंकि मटर में जब आवश्यकता पड़ती है तो हम उसका परागकण करा सकते हैं और नए प्रकार के लक्षण प्राप्त करते हैं। इज़न्ट इट? फोर्थ जो पॉइंट है वो है विपर्यासी युग्मक। विपर्यासी युग्मक का मतलब क्या होता है कि वे लक्षण जो कि विपरीत हो, यानी कि ओपोजिट हो। जैसे कि मटर के पादप में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है लंबे पादप और स्मॉल टी का मतलब होता है बौने पादप। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो यह है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक बार में केवल एक ही प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया। अब एक बार में एक ही प्रकार के लक्षणों का अध्ययन का मतलब क्या है? तो उन्होंने क्या किया कि कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी के बीच जब संकरण करवाया, यानी कि जब शुद्ध लंबे पादप और शुद्ध बौने पादपों के मध्य उन्होंने संकरण करवाया तो उन्होंने पाया कि उन्हें संकरित लंबे पादप प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने एक बार में एक ही पादप के लक्षणों का अध्ययन किया। ओके, तो सेकंड जो पॉइंट है वो यह है कि मेंडल ने अपने प्रयोग केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रखे। उन्होंने क्या किया कि F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी तक उन प्रयोगों को, उन लक्षणों को आगे की तरफ ले गया। ठीक है, और इन नए लक्षणों की प्राप्ति से हमें F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी प्राप्त हुई, जो कि आप इमेज देख सकते हो F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी की। तो थर्ड जो पॉइंट है वो यह है कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उनसे जो प्राप्त लक्षण हुए थे उसे, तो उन सभी लक्षणों को उन्होंने एक बुक के रूप में लिख कर रखा और उन सभी लक्षणों का उन्होंने लिखित में अभिलेख रखा और इन लक्षणों का आंकड़ों के रूप में, ठीक है, आंकड़ों के रूप में संख्यीय विश्लेषण रखा। संख्यीय विश्लेषण का मतलब क्या है कि उन्होंने अनुपात के रूप में उन्हें व्यक्त किया, जैसे कि 3:1, जैसे कि 1:2:1। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अब हम बात करेंगे कि आनुवंशिकी शब्दावली क्या है। तो आनुवंशिकी शब्दावली में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जनक यानी कि माता पिता। ठीक है, जिस प्रकार से माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि आनुवंशिकता के लिए जो लक्षण ले जाने का कार्य करता है उसे हम जनक पीढ़ी कहते हैं या जनक लक्षण कहते हैं। तो जनक लक्षण क्या है? टी एंड स्मॉल टी। ओके, यहाँ पर जो कैपिटल टी है उसका मतलब होता है लंबापन, एंड जो यहाँ पर स्मॉल टी है उसका मतलब होता है बोनापन। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रथम पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। तो जब हम 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, 2 जनकों के मध्य जैसे कि कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी के मध्य हम जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब आपने क्रॉस करवाया तो हमें
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले लक्षण प्राप्त हुए, यानी कि संकरित लंबे पादप प्राप्त हुए। ओके, तो F1 पीढ़ी में जब हमने संकरण करवाया तो उस समय हमें जो संकरित लंबे पादप प्राप्त हुए उन्हें हम F2 पीढ़ी कहते हैं। इजंट इट? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जीन। ओके, मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होता है, तो जो डीएनए को ले जाने का कार्य करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसे हम जीन कहते हैं। ओके, लेकिन जीन के बारे में सर्वप्रथम जोहानसन ने बताया। ओके, बट मेंडल ने जीन की जगह फैक्टर शब्द का यूज किया था। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीनोम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं उनका एक समूह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं उन्हें हम जीनोम कहते हैं, और हाँ, इसे हम एन से दर्शाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइब्रिड, यानी कि संकर। तो जब हम अलग अलग प्रकार के लक्षणों का क्रॉस करवाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें संकर पादप प्राप्त होते हैं, यानी कि जब हम टीटी एंड स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं उन्हें हम संकरित लक्षण कहते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है संकरण। तो संकरण का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जिन लक्षणों का क्रॉस करवाते हैं, नए पादपों की प्राप्ति हेतु जिन लक्षणों का हम क्रॉस करवाते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रियाविधि होती है उसे हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के तीनों नियमों के बारे में। प्रभाविता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है, और सर्वतंत्र अपव्ययों का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और यार चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपने अभी तक अनुवांशिकता का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है वो नहीं देखा तो पहले उसे देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।